Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बेटा पर्टिकुलर आपकी तीन जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, जिसमें आपका मैक्सवेल का नाम रहेगा, बोल्ट्जमैन का नाम रहेगा एंड रेडोल्फ प्रोसेस का नाम रहेगा। लेकिन ये जो थ्योरी है इसको जो प्रपोज्ड किया गया था, इट इज़ प्रपोज्ड बाई बर्नौलीज, राइट। इट इज़ बेसिकली प्रपोज्ड बाई द बर्नौलीज। और किस ईयर के अंदर किया गया था बेटा? ये आपका प्रपोज्ड किया गया था इन 1738 के अंदर। क्लियर है? तो बर्नौलीज ने इसको प्रपोज किया है, लेकिन उसके बाद ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हुआ नहीं था। तो उसके बाद मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन और रेडोल्फ प्रोसेस ने इसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, प्रॉपर इसको डेवलप किया है। तो इसके कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स हैं, वो हम लोग बात करेंगे आज। तो इसमें जो आपका पॉइंट है दैट इज़ द काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस, या फिर हम बात कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैसेस। तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे, इसके जितने भी स्टेटमेंट्स आएंगे वो प्रॉपर आपको मैं समझाऊंगा। तो चलते हैं बेटा, इसमें कुछ आपके पोस्टुलेट्स हैं, कुछ एजम्पशंस हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट आपका इसमें मैं अगर बात करूँ तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। तो बेसिकली हम लोग 5 एजम्पशंस के बारे में बात करने वाले हैं। डिफरेंट बुक के अंदर किसी बुक के अंदर आपको 6 भी लिखा मिलेगा, किसी में आपको 7 भी लिखा मिलेगा। तो उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें क्या है कि एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से आपको कनेक्ट कर दिया है, बाकी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। तो बेसिकली हम लोग 5 स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, तो सब लोग फोकस करेंगे इस पर। यस बच्चों, हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट फोकस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपका जो एजम्पशंस है, तो उस एजम्पशंस के अंदर बेटा बात की जा रही है कुछ बेसिक आपके टर्म्स हैं, दैट इज़ कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस एंड रैंडम एंड स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है? तो मैं इन टर्म्स को मैं देखो कैसे रिलेट करूँगा, ध्यान से आप लोग नोट डाउन करो इसे। मैं बोलूँगा कि मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन ओनली अलोंग दी स्ट्रेट लाइन। तो आपको दिख रहा होगा मैंने जो टर्म यूज किए हैं वो कहीं ना कहीं यहीं से मैंने आपको रिलेट किया है। तो इसको मैं टर्म को ऐसे बोलूँगा कि मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन अलोंग दी स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे आपका कांस्टेंट, इट इज़ वेरी क्लियर। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आप एक कॉन्स्टेंटली बेटा आपके रैंडम मोशन में रहेंगे, बिल्कुल सी रैंडम मोशन, कंटिन्यूअस और स्ट्रेट लाइन के अलोंग आपका मोशन यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। तो उसको ज़रा मैं मैथमेटिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहीं पे। क्लियर है? तो जैसे बच्चों मान लेते हैं कि हमारे पास एक बीकर है, ये आपका बीकर है। इस बीकर के अंदर देखो डिफरेंट आपके एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं इस तरीके से। तो इन डिफरेंट एटम्स में से मैं किसी एक एटम को ले रहा हूँ। ठीक है, इस एटम को बेटा मैंने यहाँ पे लिया है। ये सपोज आपका एक्स एक्सिस है, ये सपोज आपका वाई एक्सिस है, और सपोज मैं मानूँ तो ये आपका इस तरीके से जेड एक्सिस हम बोल सकते हैं। ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट को मैं डिफरेंट कलर के से आपको मैं बताता हूँ कि सपोज इसका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना? तो ये बेटा ये एक्सिस में है, तो इसके लिए हम इससे बात करेंगे इट इज़ म्यू एक्स, नाउ इट इज़ म्यू बाई एंड इट इज़ फॉर म्यू जेड। ठीक है, और ये आपका रिजल्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको रिजल्टेंट की वैल्यू डिफाइन करनी है। तो ये आपके फिजिक्स के अंदर बेसिक फिजिक्स के प्रिंसिपल में आपको ये डिस्कस किया जाता है, कुछ मैथमेटिकल टर्म्स, है ना। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट एक्सिस में जब बात की जा रही है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों इस तरीके से, दैट इज़ म्यू इज इक्वल टू म्यू एक्स आई कैप प्लस म्यू बाई जे कैप प्लस म्यू जेड के कैप। फिर उसके बाद यहाँ से अगर मैं इस तरीके से बोलूँ, क्या आपका जो तीनों एक्सिस के अंदर जो बेटा आपका मूवमेंट है, जो आपका यहाँ पे स्पीड डिफाइन मैं कर रहा हूँ, अगर ऑब्वियसली बेटा आपका तीनों ही डायरेक्शन में आपका सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो मोशन है, जो भी रैंडम मोशन है, वो अलोंग दी स्ट्रेट लाइन जब हम बात कर रहे हैं तो वो बेटा कांस्टेंट है। तो इसलिए आपका एक्स वाई और जेड एक्सिस के अंदर हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे। ठीक है, हम एजम्पशंस की बात कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद आपका यहाँ से मैं रिजल्टेंट निकालूंगा, तो मैं अगर मॉड लेता हूँ इस तरीके से, तो क्या बनेगा बेटा इक्वेशन, दैट इज़ म्यू एक्स स्क्वायर प्लस म्यू वाई स्क्वायर प्लस आपका होगा म्यू जेड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? ओके, इसके बाद
अब मैं यहाँ पे निकालूंगा इसका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा, तो ज़रा रिजल्टेंट आप देख लो। तो रिजल्टेंट आपका रहेगा दैट इज म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज म्यू एक्स स्क्वायर प्लस आपका जो अंडर रूट है वो आपका यहाँ से रिलीज हो जाएगा, दैट इज़ वाई स्क्वायर प्लस म्यू जेड स्क्वायर। ठीक है, तो डिफरेंट इक्वेशंस के अंदर हम लोग इस बेसिक इक्वेशन को यूज करेंगे और डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चों? ओके, तो यहाँ से आपको मैंने फर्स्ट एजम्पशंस के बारे में डिस्कस किया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको स्टेटमेंट को क्लियर कर दिया है। क्लियर है आप लोगों को? नोट डाउन। ओके, यस बच्चों, सेकंड स्टेटमेंट को मैं सेकंड एजम्पशंस को मैं ज़रा आपको क्लैरिफाई करता हूँ। तो सेकंड आपका जो एजम्पशंस है उसमें मैं बोलूँगा कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैसेस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। तो मैं यहाँ पे कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स मैं लिखना चाहूँगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। यहाँ पे जो ऑल रिस्पेक्ट की बात की जा रही है, मैं उस रिस्पेक्ट के बारे में भाई कौन कौन से यहाँ पे आपके पैरामीटर्स की बात करेगा, मास, ठीक है, शेप के बारे में बात करेगा, नेक्स्ट इज साइज। ठीक है, तो ये तीनों ही पॉइंट काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो फिर से देखो, मैं रिपीट करूँगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेम गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? मास, शेप एंड साइज। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पर लिया हाइड्रोजन H2 मैंने गैस लिया है, ठीक है, तो H2 गैस के अंदर देखो बेटा, आपका पहला मॉलिक्यूल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से डिफरेंट आपके मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मैंने डिज़ाइन किए हैं। तो आप किसी भी मॉलिक्यूल्स को उठा के देखो, अगर बेटा वो सेम गैस से बिलोंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनका जो नेचर होगा, उनका नेचर मतलब बात करें आइडेंटिकल, जो पॉइंट की बात कर रहे हैं, मतलब वो आइडेंटिकल्स बिल्कुल होंगे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स। बेटा कौन कौन से टर्म्स के अंदर? आपका मास और शेप और साइज। तो अगर मैं फर्स्ट मॉलिक्यूल्स की बात करूँ सेकेंड के साथ, तो इनका मास बेटा ऑब्वियसली आपका सेम होगा, नेक्स्ट इज शेप भी आपका सेम होगा और साइज भी आपका सेम डिफाइन रहेगा। तो ये आपका सेकेंड एजम्पशंस है। क्लियर है? समझ में आपको आया? यस। इसमें आप ये भी एक पॉइंट को आप ऐड करोगे यहाँ पे कि जो आपकी पर्टिकुलर जो गैसेस हैं, ठीक है, जैसे कोई भी जो भी आपकी सेम गैस, बेटा आपका हाइड्रोजन गैस है तो उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। तो कंप्रेसिबिलिटी के भी फैक्टर्स को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैंने आपको पहले भी बताया था। क्यों? क्योंकि भाई गैसेस के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हम बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा बहुत ही निग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है। मतलब यहाँ पे आप अगर प्रेशर बेटा अगर पी की वैल्यू को आप इंक्रीज करोगे बेटा, ये पिस्टन लगी हुई है, इस पिस्टन को बेटा जैसे नीचे आप बेटा शिफ्ट करोगे, आप इसे गैस को कंप्रेस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसके मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, वो आपके कंप्रेसिबिलिटी को फील करेंगे, तो ऑब्वियसली बेटा ये ईजिली क्या हो बेटा नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। तो शिफ्ट होने पे इनका जो वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, वो भी आपका डिक्रीज करेगा। क्लियर है? ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। क्लियर है बच्चों? ओके, इस बच्चों नेक्स्ट स्टेटमेंट की हम बात करेंगे। तो बेटा नेक्स्ट आपका एजम्पशंस नंबर थर्ड। तो एजम्पशन नंबर थर्ड क्या बोलता है, जरा फोकस करना KTG का। एजम्पशन नंबर थर्ड पे चलते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले आपको स्टेटमेंट बताऊंगा, ऑल दी कोलाइजन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑल दी collisions of gaseous molecules among themselves and with the wall of container। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ऑल दी collisions of the gaseous molecules among themselves, मतलब एक गैस एटम या फिर मॉलिक्यूल्स बेटा आपस में भी कोलाइड करते हैं, और उसके साथ साथ ये आपका जो बेटा कंटेनर है इसके वॉल से भी बेटा स्ट्राइक करेंगे, इससे भी कोलाइड करते हैं। जो हमने बात की थी प्रेशर, आपको पता होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, ये जो फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया, बेटा एरिया किसका बेटा, कंटेनर का जो वॉल है उसकी एरिया की बात की जा रही है। ठीक है, तो फोर्स बेटा अप्लाइड हो रहा है बेटा पर यूनिट एरिया पे, इसलिए हमने इसको प्रेशर आपको डिफाइन पहले किया हुआ था। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे स्टेटमेंट को जरा रीड करूँगा। मैं एक्चुअली बात करना चाह रहा हूँ कि जो कोलाइजन है वो इलास्टिक है कि नॉन इलास्टिक है, ठीक है ना, उसके ऊपर। तो अगर मैं बात करूँ
कि बेटा ये गैस के मॉलिक्यूल्स आपके आपस में अगर कोलाइड करें या फिर आपका जो वॉल ऑफ द कंटेनर है बेटा इससे कोलाइड करें, तो दोनों को दोनों जो आपके कोलाइजेंस होंगे वो आपके इलास्टिक इन नेचर होंगे। कैसे होंगे बेटा? दैट इज़ द इलास्टिक इन नेचर। और इलास्टिक का मतलब क्या है वो सुन लो ध्यान से। इलास्टिक को हम कैसे रिलेट करते हैं? इलास्टिक इन नेचर का मतलब होगा कि बच्चों यहाँ पे जो मोमेंटम और जो काइनेटिक एनर्जी होगी, कौन कौन सी टर्म बच्चों? फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ दैट इज़ दी मोमेंटम, और सेकेंड पॉइंट में बात करूँ दैट इज़ दी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के अंदर बेटा मैं लिख दूंगा नो लॉस। ठीक है, यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं होगा। तो भाई ऐसे कोलाइजेंस जहाँ पे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस डिफाइन नहीं होगा, कोई चेंज डिफाइन नहीं होगा, तो डेफिनेटली हम बेटा बोल सकते हैं कि वहाँ पे आपका जो कोलाइजन होगा दैट इज़ दी इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एजम्पशन मानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स जब आपस में कोलाइड करें और चाहे इस बेटा इस वॉल के कंटेनर से आपके बेटा कोलाइड करें, तो यहाँ पे आपका जो लॉसेस है, चाहे मोमेंटम के बारे में बात हो चाहे काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात हो, तो वो आपका लॉस डिफाइन नहीं होगा, इसलिए उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलाइजन। क्लियर है? ओके, एजम्पशन नंबर 3 नोट डाउन। यस, अब एजम्पशन नंबर 4 पे चलते हैं। तो एजम्पशन नंबर बेटा 4 क्या बोलता है केटीजी को लेके, तो जरा सब लोग फोकस करेंगे। एजम्पशन नंबर 4, ठीक है, दो केटीजी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो बच्चों मान कर चलो हमारे पास एक कंटेनर है कुछ इस तरीके से, और इसमें इसके अंदर बेटा मैंने गैस के 2 मॉलिक्यूल्स से एटम्स मैंने इस तरीके से ले लिए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करूँगा प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो जो प्रेशर ऑफ गैस, अगर मैं बेटा फॉर्मूला आपको याद होगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, प्रेशर इज इक्वल टू क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये बेटा जो आपका एटम या मॉलिक्यूल है बेटा यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, तो स्ट्राइक कर रहा है मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ बेटा एरिया होगा इस बेटा कंटेनर का, इसको हम लोग ए बोल लेंगे। और भाई यहाँ से बेटा ये फोर्स को अप्लाइड कर रहा है, तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये क्लियर समझ में आया क्या? तो जो आपका जो प्रेशर ऑफ गैस है बेटा वो किसकी वजह से होता है? तो प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कोलाइजन। प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कोलाइजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद देमसेल्फ और वॉल ऑफ द कंटेनर। ठीक है, ये खुद में भी कोलाइड कर सकते हैं और वॉल ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो इसके बेस पे हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा यस यहाँ पे प्रेशर आपका प्रेजेंट है। क्लियर है? ओके, ये आपका एजम्पशन नंबर 4 मैंने डिफाइन किया है, जल्दी से नोट करो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो बच्चों एक चीज़ यहाँ पे आप और ऐड कर सकते हैं कि आपका जो रिजल्टेंट जो हम बात कर रहे थे प्रेशर को लेके, तो प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलाइजन्स ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया। राइट डाउन। तो आपका जो प्रेशर होगा हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो प्रेशर बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा? नंबर ऑफ कोलाइजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया। राइट डाउन। ओके, अब मैं बात कर सकता हूँ बेटा कि आपका जो जब कोलाइजन्स हो रहा है, तो कोलाइजन्स में ऐसे डिफाइन करता हूँ, ड्यूरिंग कोलाइजन्स द मॉलिक्यूल्स डू नॉट सेटल डाउन और स्लो डाउन। ठीक है, तो ये भी एक एजम्पशंस है, मतलब मॉलिक्यूल्स आपके सेटल डाउन नहीं होंगे, मतलब ये स्टॉप नहीं होंगे, और न ही आपके स्लो डाउन होंगे, मतलब जो इनकी स्पीड है वो उसी तरीके से आपकी प्रेजेंट रहेगी। हम लोग बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड केस को लेके। क्लियर है बच्चों? ओके, यस, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जरा फोकस करना। नेक्स्ट बेटा एजम्पशन से आपका एजम्पशन नंबर 5, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एजम्पशन नंबर बेटा 5 क्या बोलता है? द काइनेटिक एनर्जी। ये बेटा काइनेटिक एनर्जी को अगर आपको याद होगा ना, जब बच्चों मैंने पढ़ाया था आपको टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के साथ मैंने काइनेटिक एनर्जी को रिलेट किया हुआ था। ठीक है, मैंने बोला भी था कि जब भी कभी क्वेश्चन में टेम्परेचर आपका वर्ड यूज़ किया जाए या टेम्परेचर आपका यूज किया जाए बेटा, तो उस समय आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स को आपको फोकस करना है इन केस ऑफ गैसियस स्टेट। क्लियर है? तो मैं बोलूँगा यहाँ पे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ gaseous molecules depend only and only, that is very important, only and only। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, नोट करो इसे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा टेम्परेचर आपकी डिपेंडेंस रहेगी। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है कि भाई ठीक है, ये टेम्परेचर आपका एब्सोल्यूट आपका डिफाइन होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ध्यान से सुनना, क्या बेटा क्वेश्चन होगा कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस क्या डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे? तो आपका आंसर होना चाहिए नो।
मतलब बहुत ही क्लियर है कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आपके टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगी। काइनेटिक एनर्जी कभी भी आपकी डिपेंड नहीं करेगी नेचर ऑफ गैस पे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना सारे बच्चों। तो ये क्वेश्चंस आया भी है और डिस्कस भी किया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कभी भी बच्चों नेचर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स या एटम पे डिपेंड नहीं करती है। काइनेटिक एनर्जी से बड़ा डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, याद रहेगा आपको। ओके, नोट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे दैट इज़ एग्जाम्पशंस नंबर 6, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे बिल्कुल रीड करने वाले हैं, आप लोग नोट डाउन करो बच्चों। 6 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो हम लोग बेटा बात करेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख देता हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करना है। 6 में क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड by gas, volume occupied by gas molecules is negligible when compared to volume of gas, ये स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आता है। इसकी जो लैंग्वेज है मैं उसकी लैंग्वेज को आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। क्या है कि वॉल्यूम, और मैं रिपीट कर देता हूँ, लिख लो इसे, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। तो इसमें 2 टर्म आ रहे हैं। पहला अगर टर्म ध्यान से फोकस करोगे तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे आपका डिस्कस कर रहे हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड बाई गैसियस मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट टर्म। सेकेंड बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, पहले मैं बताऊँ वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या होगा। दोनों ही टर्म आपके डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इनको मैं पहले रिलेट कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर है। तो देखो ध्यान से, तो फर्स्ट अगर मैं बच्चों में बोलूँ कि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस, तो वॉल्यूम गैस की बात करें बेटा हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये इनक्लोज इस तरीके से, और यहाँ पे मैं पहले बात करूँगा वॉल्यूम ऑफ गैस। तो वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब बच्चों कि यहाँ पे इसका सपोज वॉल्यूम अपन मान लेते हैं कि आपका इसका वॉल्यूम कितना बच्चों B, इस कंटेनर का। आपने इसके अंदर बेटा गैस की जो एटम्स हैं वो इस तरीके से आपने फिल कर दिया, आपने डाल दिए, तो कहीं ना कहीं बेटा जो गैस के जो आपके एटम्स हैं वो कहीं ना कहीं बेटा आसानी से मूव करेंगे, जितना स्पेस उनको मिलेगा। तो भाई कंप्लीट स्पेस मिल रहा है, आसानी से मूवमेंट होगा। तो ये जो आपका वॉल्यूम होगा बेटा यही होगा आपका वॉल्यूम ऑफ गैस, पहला स्टेटमेंट, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट जरा ध्यान सुनना, सेकेंड इसी के अंदर था आपका दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस। इसका मीन क्या है भाई, इसको अगर मैं एक सिंपल से वर्ड में बोलूँ तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक है, इसको हम एक्चुअल वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस बोलो या फिर एक्चुअल वॉल्यूम बोलो, तो एक्चुअली में होता क्या है वो जरा आप ध्यान से देखना बच्चों। जैसे मान के चलो हमारे पास एक कंटेनर है भाई, यहाँ पे एक पिस्टन आपकी इस तरीके से मैंने शिफ्ट कर दिया है, क्लियर है, और इस पिस्टन को बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो जब बेटा नीचे इंक्रीज मतलब बेटा कर रहा हूँ, इसका मतलब प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो जो गैस के एटम्स है बेटा वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कॉर्नर में जाके आपके शिफ्ट हो जाएंगे। बताओ भाई, ये पिस्टन आपका नीचे आपका शिफ्ट हुआ भाई, तो उस केस में भैया आपका प्रेशर की वैल्यू आपकी इंक्रीज कर रही है। तो प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब क्या है, वॉल्यूम आपका डिक्रीज करेगा, ये आपको ऑलरेडी पता है। इसका मतलब बेटा यहाँ पे आपके जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं प्रेशर अप्लाई करोगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स बेटा उनका वॉल्यूम कहीं ना कहीं बेटा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब फिर ये जो आपका वॉल्यूम डिफाइन हो रहा है ऑन अप्लाइंग दी प्रेशर, तो बेटा उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल वॉल्यूम। अरे बात समझ में आ रही क्या। तो 2 टर्म है, पहला टर्म मैंने बताया कि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, सेकेंड टर्म आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस, आपका एक्चुअल वॉल्यूम क्या होगा। दोनों ही टर्म क्लियर है, ओके। तो स्टेटमेंट आपको मैं बोल देता हूँ, फिर से सुन लो ध्यान से, समझ में आ जाएगा। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल। देख सकते हो बच्चों, ये जो आपका पॉइंट है, जब आप प्रेशर को अप्लाई कर दोगे तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम बेटा काफ़ी आपका स्मॉल हो जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा। किसकी कंपेयर में,
जब बेटा आप प्रेशर अप्लाई नहीं करोगे तो उसमें मैक्सिमम आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड रहेगा, कवर करेगा बेटा गैसेस मॉलिक्यूल जितना कंटेनर के अंदर मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूँ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। क्लियर है, समझ में आया? ओके बेटा नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इट इज सेवेंथ। तो सेवेंथ आपका जो एजम्पशन है उसमें क्या है, वो बहुत ही सिंपल सा है कि आपके जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, उसके अंदर कोई भी हम बात करेंगे तो नो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, इसकी एक लैंग्वेज बोलूँ तो देयर इज़ नो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स। मतलब आपके एटम्स बोलो मॉलिक्यूल्स बोलो, उसके अंदर आपका कोई भी इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफाइन नहीं होता है। ये एक एजम्पशंस है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर है बच्चों? तो जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जो हम बात करते हैं वो 100% आइडियल गैस की कंडीशंस को सेटिस्फाइड करके ही डिस्कस किया गया है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे टेक्स्ट करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो चलो बच्चों अब चलते हैं, इसके मैंने एजम्पशंस आपको पढ़ा दिए हैं, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो बच्चों काइनेटिक गैस इक्वेशन को सब लोग फोकस करना है यहाँ पे कि काइनेटिक गैस इक्वेशन, जिसको बेटा हम लोग जनरली एक्चुअली क्या है कि हमारे सिलेबस में जो हम बात करते हैं नीट और जेई के अंदर, तो बिल्कुल भी आपका यहाँ पे इसका डेरिवेशन नहीं डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो आप अगर सीधा फॉर्मूला में आपको याद नहीं करना है, मैं आपको यहाँ पे 2-3 बार यूज करके बताऊँगा तो आपको ईजिली याद भी हो जाएगा, और बाकी अभी आपको और भी कॉन्सेप्ट में डिस्कस करूँगा इसकी। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखना। तो बेटा इसका मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ, पी बी इज इक्वल टू, बहुत सारी बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ पी बी इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल एम और स्मॉल एन और म्यू आपका RMS। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है इसका स्क्वायर। तो अब पॉइंट क्या है कि अगर स्मॉल एन कहीं पे लिखा है मैं कैपिटल एन बोल दूंगा, या फिर कहीं और बुक के अंदर आपने कैपिटल एन पढ़ लिया, मैं से स्मॉल एन बोल दिया, तो कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। तो मैं आपको एक ही टर्म में लेके पढ़ाऊंगा, स्मॉल एन लेके पढ़ाऊंगा। ठीक है, कैपिटल एन को आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं बेसिकली स्मॉल एन ही यूज करता हूँ नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को लेके। ठीक है बच्चों, तो देखो भाई स्मॉल एम क्या होगा, स्मॉल एम बेटा आपका इट इज ए मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। स्मॉल एम को अगर मैं बोलूँ तो दिस इज ए मास ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करो बेटा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, आप ऐसे नहीं कि 1000 मॉलिक्यूल्स हो तो उसकी वैल्यू भी आप उठा के सीधा पुट कर दोगे, ऐसे नहीं, आपको 1 मॉलिक्यूल का जो मास है उसको आपको यहाँ पे पुट करना है स्मॉल एम की जगह। स्मॉल एन की बात करोगे तो स्मॉल एन क्या होता है, स्मॉल एन आपका होगा बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो बेटा आपके किसी भी कंटेनर के अंदर जो वॉल्यूम बी वॉल्यूम है इसको ऑक्यूपाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपके नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब व्हाट इज म्यू RMS अगर मैं बात करूँ तो व्हाट इज दिस, तो ये बेटा आपकी रहती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या होगी, नाम में ये बेटा आपका रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, पहले आप मीन लो देन स्क्वायर करो, देन बेटा उसका आप अंडर रूट कर दो, तो ये आपका होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बेसिक क्वेश्चन आपको याद रखनी है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसको हम समझते कैसे हैं। जैसे बच्चों मान के चलो हमारे पास ये एक कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में आपके डिफरेंट आपके इस तरीके से गैसेस के एटम्स मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट हैं। मान लेते हैं बेटा ये फर्स्ट मॉलिक्यूल बेटा, इसके मान लेते हैं स्पीड आपकी सपोज μ1, इसकी मान लेते हैं सपोज आपका μ2, इसको मान लेते हैं सपोज अपन इट इज़ ए μ3। अब इक्वेशन क्या होगा, और इसको और मान लेते हैं सपोज μn तक, इस तरीके से आप मानते जाओ। तो ये सारे के सारे स्पीड को आपको डिफाइन करना है। तो बच्चों यहाँ पे हम डिफरेंट वेलोसिटी की हेल्प लेते हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं RMS। तो RMS आपका क्या बनेगा, तो आपको मैंने जैसे बताया था कि सबसे पहले आप मीन ले लो, तो मतलब आप μ1 प्लस μ2 प्लस μn तक आप इस तरीके से लिख दो बेटा। अब डिवाइड कर दो बेटा यहाँ से कैपिटल N से, और इनका बेटा आप कर दो स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब पहले मैंने क्या बेटा मीन लिया है, मीन लेने के बाद मैंने इसका स्क्वायर किया है। ठीक है, और बाकी मैंने बेटा क्या ले लिया, रूट ले लिया है। ठीक है, तो हो गया आपका रूट मीन स्क्वायर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपकी क्या है। क्लियर है बच्चों? ओके, तो यहाँ से मैंने आपको म्यू RMS आपको डिफाइन कर दिया है। यस बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपका जो वेलोसिटीज़ हैं
और आपका जो स्टेटमेंट्स है उन स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आपका किस तरीके से आपकी मैथमेटिकल चीज़ डिस्कस की जाएंगी। ठीक है बच्चों, ओके। तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया कि पी बी इक्वल टू दैट इज़ 1/3 स्मॉल m इंटू स्मॉल n एंड इट इज़ म्यू RMS। ठीक है, ये बेटा आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है, बेटा स्मॉल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। यहाँ तक आपको मैंने डिस्कस कर दिया था। इसके बाद तो पहला आपको बेटा समझ में आया है इस तरीके से फर्स्ट फार्मूला, और आपका ये जो फर्स्ट है पी बी इक्वल टू 1/3 इंटू स्मॉल n इंटू RMS। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट अब मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि बच्चों मैंने एक सपोज यहाँ पे क्यूब लिया है, इस क्यूब के अंदर हालांकि क्वेश्चंस क्यूब को लेके ही आपको डिस्कस करने को मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के अंदर कहीं भी कहीं से रिलेट किए हैं। तो भाई इसका जो लेंथ है बेटा मान लेते हैं स्मॉल l है, और बेटा ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस। ठीक है, तीनों एक्सिस मैंने क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद ये 3D आपका वैसे ही डिफाइन करता है, तो 3D मैंने आपको डिफाइन करूँगा। तो भाई डिफरेंट एक्सिस में आपकी डिफरेंट मैं स्पीड की बात करूँगा एटम्स को लेके, लेकिन मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ बेटा यहाँ पे चेंज इन प्रेशर क्या होगा, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल क्या होगा, ये सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका चेंज इन प्रेशर क्या होगा। तो भाई बताओ पी इनिशियल क्या होगा। तो पी इनिशियल आपको पता है प्रेशर इज इक्वल टू, अगर आप डिफाइन करते हो तो बेटा क्या होता है, तो प्रेशर आप देखोगे तो यहाँ से आपका स्मॉल m, व्हाट इज अ स्मॉल m, स्मॉल m की बात करोगे तो बेटा ये आपका मास हो जाएगा। ठीक है, और म्यू एक्समन का बेटा बात करोगे तो आपकी वेलोसिटी आप देख लो बेटा एक्स एक्सिस के अंदर है। तो यहाँ से बेटा फर्स्ट आप देखो तो पी इनिशियल कितना हो जाएगा, पी इनिशियल बताओ बच्चों, दैट इज m इंटू म्यू एक्स आपका बनी डिफाइन होगा। इसके बाद इससे बेटा पी फाइनल आप डिस्कस करोगे तो पी इनिशियल का मतलब क्या है, जब बेटा ये अगर इसको मैं देखो ऐसे बोलता हूँ बहुत क्लियर समझ में, जैसे बच्चों एटम आपका यहाँ प्रेजेंट है, ये सामने आपकी वॉल है। ठीक है, मान लेते हैं इस तरीके से आपका ये वॉल है, बेटा ये एटम यहाँ से चला और बेटा यहाँ तक बेटा यहाँ पे आकर इसने स्ट्राइक किया, तो भाई इसने लेंथ सपोज इसने आपकी स्मॉल l इसने कवर की। ठीक है, बट इसका अगर मास की बात करोगे तो हम बात करते हैं ना कि भाई इसका मास कितना है, तो बच्चों स्मॉल m मैंने बात कर लिया। भाई ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बेटा इसका मूवमेंट सपोज हुआ है, तो बेटा हम फर्स्ट इसके मैंने एक्सिस की बात, आप वाई को लेके बात कर सकते हो, जेड को लेके बात करते हो, सेम फॉर्मूले आपके डिजाइन होंगे, बट एक्सिस आपके डिफरेंट हो जाएंगे। तो भाई जब बेटा ये मूव किया पॉजिटिव एक्स में मूव किया तो बेटा आपका इनिशियल क्या हो जाएगा, m इंटू म्यू एक्स 1 हो जाएगा। जब ये वापस से स्ट्राइक करेंगे वापस आपका रिलीज यहाँ सकोगे, भाई प्रेशर इसने अब इसने फोर्स पॉइंट एरिया आपका हो चुका है, प्रेशर इसने डिफाइन कर दिया है पी इनिशियल, तो पी फाइनल क्या होगा, पी फाइनल मतलब वापस से जब बेटा डिफाइन करा जाएगा तो मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो भाई यहाँ से क्या होगा, दैट इज माइनस में आपका डिफाइन हो जाएगा, इट इज ए नेगेटिव -m म्यू x1। दोनों को बेटा आप यहाँ पे बेटा चेंज की बात करें तो चेंज कितना हो जाएगा, दैट इज डेल्टा पी इक्वल टू 2m म्यू x1, ये आपका डिफाइन हो जाएगा, इट इज ए चेंज। तो कभी चेंज के बारे में बात करें आप इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछा टाइम टेकन फॉर ईच कोलाजन पूछ सकता है, तो टाइम टेकन फॉर ईच कोलाजन बहुत बार पूछा भी है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, जब हम बात करते हैं स्पीड के बारे में बात करते हैं तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई टाइम टेकन। बच्चों मैं टाइम के बारे में बात करूंगा तो टाइम क्या हो जाएगा बताओ जरा, देखो मैं बाहर डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई नीचे आपका स्पीड हो जाएगा। ठीक है ना, तो मुझे बताओ यहाँ पे आपका बेटा डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा। भाई ये एटम बेटा यहाँ तक आया था, इस वॉल पे इसने स्ट्राइक किया था, एल डिस्टेंस इसने कवर की थी, भाई वापस से फिर भी गया ना, तो भाई एल फिर से तो कितना 12 तो आपका डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस आपका 12 हो जाएगा। और नीचे बच्चों क्या होगा, तो नीचे आप देखो तो स्पीड डिफाइन हो जाएगी, तो स्पीड बच्चों कितनी है, स्पीड आप देखोगे दैट इज द म्यू x1 आपकी स्पीड हो जाएगी। हमने एक्सेस को लेके बात कर रहे हैं, आप जिस भी एक्सेस को लेके बात करो क्वेश्चन में आप उसी एक्सेस की वैल्यू आपको पुट करनी है। ओके, तो ये बेटा होगा टाइम टेकन फॉर ईच कोलाइजेंस। नेक्स्ट फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल की वैल्यू क्या होगी, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल, तो फोर्स की बात करें तो बेटा फोर्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या होगा, जरा फोकस करो, तो भाई डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी हम डिफाइन कर सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल पे। तो भाई मुझे बताओ यहाँ पे डेल्टा पी अपन ने अभी निकाला था, तो उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो फोर्स देखो आपका जो होगा बेटा वो ऊपर आपका डेल्टा पी, नीचे डेल्टा टी की बात करोगे तो भाई डेल्टा टी आप देख सकते हो 12 डिवाइड बाई आपका म्यू x1 हो जाएगा। इसमें से 2 से 2 कैंसिल करोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, m/l इट इज़ म्यू x² आपको मिल जाएगा। और भाई x आप, और उसके बाद आपको पता है म्यू इक्वल टू रिजल्टेंट आपको मैंने निकाला था, तो म्यू स्क्वायर इक्वल टू 3 म्यू टू आप x² इसको पुट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा बेटा फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल दैट इज m डिवाइड बाई l, 1/3 को आप बाहर भी रख सकते हो, आपका म्यू/स्क्वायर। क्लियर है, तो देखो क्वेश्चन देखो बेटा फर्स्ट म्यू RMS एंड फर्स्ट इक्वेशन ये आपको मैंने डिस्कस किया है, डेल्टा पी डिस्कस किया है मैंने और एफ के बारे में डिस्कस किया है।
क्लियर है? ओके, नोट डाउन। तो बात करेंगे दैट इज़ दी फोर्स ड्यू टू स्मॉल एन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो फोर्स ड्यू टू स्मॉल एन मॉलिक्यूल्स कभी आता है तो कैसे निकालना है। ठीक है, तो बच्चों भी मैंने फोर्स निकाला था। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू बच्चों आप एन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये सेकंड मॉलिक्यूल, इस तरीके से एन मॉलिक्यूल, सबकी वैल्यू को आप ऐड कर दोगे फोर्स की वैल्यूज़ को, जो फिर उसमें बेटा कॉमन क्या है 1/3 इंटू m/l, ये आपका कॉमन बेटा बाहर निकालो, बाकी टर्म आपको इस तरीके से मिल जाएगा। अब इस टर्म को बेटा आपको चेंज करना है RMS के अंदर। ठीक है, आपको RMS में चेंज करना है, तो RMS में चेंज करना है तो स्मॉल एन को आपको निकालना पड़ेगा। इस स्मॉल एन को तो भाई सोने से मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ आपको यहाँ से देखो, अभी देखो पॉइंट देखो ध्यान से, यहाँ से सिर्फ क्या मिलने वाला है इस टर्म में देखोगे आप तो मिलेगा 1/3 m/l इंटू स्मॉल एन, और आपको मिलेगा दैट इज म्यू RMS इसका स्क्वायर। और म्यू RMS आपको मैंने पढ़ाया था, ये आपका बेसिक फार्मूला है, ये आपको ऑलरेडी पता है। ओके, तो मैंने इसको यहाँ से इसको रिलेट कर लिया है। अब मैंने आपको पढ़ाया था PV इक्वल टू 1/3 स्मॉल m इंटू स्मॉल एन म्यू आपका स्क्वायर RMS, ये आपको पढ़ाया था मैंने। अब यहाँ से आप और मॉडिफाइड क्या कर सकते हो कि भाई प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है ना, तो F/A, तो F की अगर बात करो तो F रिजल्टेंट आपके सामने आ चुका है, तो F रिजल्टेंट हम लोग यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, अब F रिजल्टेंट हम लोगों ने पुट कर दिया है, तो नीचे देखो बच्चों ये L स्क्वायर का मतलब क्या है, एरिया से है, m/l बेटा ये ऊपर वाले का L है ना, ये याद रखना। नीचे फिर आप मल्टीप्लाई करो तो L³ हो जाएगा, L³ का मतलब क्या है, वॉल्यूम हो जाएगा, और ऊपर में टर्म वैसे रहेगा स्मॉल एन इंटू आपका RMS स्क्वायर, ये वैसे डिफाइन किया जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ से आपका जो इक्वेशन है बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो P इंटू B हो जाएगा, तो आपका आंसर बना कि भाई PB इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल m इंटू स्मॉल एन आपका म्यू का RMS। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, PB को बेटा आप रिप्लेस भी कर सकते हो 1 मॉलिक्यूल को लेके, तो यहाँ से आपका R इंटू T हो जाएगा, दैट इज़ PB। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 1 मोल गैस को मैंने डिफाइन किया। अब आप ध्यान से देखना कि बेटा काइनेटिक एनर्जी पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी पे जो क्वेश्चंस बनेंगे उसको सॉल्व कैसे करना है। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ 1/2 स्मॉल n, इट इज़ ए μ1 R² आप लिख सकते हो इसको। इट इज़ डिफाइंड फॉर 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी जब भी पूछेगा काइनेटिक एनर्जी तो आपकी ये वैल्यू होगी। ठीक, फिर बेटा काइनेटिक एनर्जी फॉर n मॉलिक्यूल पूछेगा तो आप 1 2 3 4 n मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को आप ऐड कर दो। ऐड करने बेटा कॉमन क्या हो जाएगा 1/2 इंटू स्मॉल m, इसको बाहर निकालो, ये टर्म आपको मिलेगा। अब इस टर्म को आप देखोगे तो बच्चों यहाँ से काइनेटिक एनर्जी फॉर n मॉलिक्यूल्स कितनी बनी आपकी 1/2 स्मॉल m म्यू RMS स्क्वायर इंटू स्मॉल एन, सिर्फ मल्टीप्लाई स्मॉल एन का हो चुका है, तो आपकी n मॉलिक्यूल से काइनेटिक एनर्जी डिफाइंड हो चुकी है। क्लियर है बच्चों? यस, नोट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग बात करें बेटा काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल आपको डिस्कस करने को बोल रहा है। तो अब देखो जो PB के साथ बेटा काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आप देख लो, और PB के साथ आप RT का रिलेशन भी आप बना सकते हो काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो देखो क्या है, तो आपका एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ से निकला है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 इंटू PB निकलेगा। अब ये बेटा किसके लिए डिफाइंड है, इट इज़ डिफाइंड फॉर 1 मोल्स ऑफ गैस। 1 मोल्स का मतलब क्या है कि भाई PB इक्वल टू आपका nRT होता है, एनर्जी आप 1 पुट करो मतलब 1 मोल ऑफ गैस आपका डिफाइन हो जाएगा, तो PB इक्वल टू क्या बना आपका RT। ठीक है, अब PB को बेटा रिप्लेस कर सकते हो RT से, तो बनेगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 इंटू R इंटू T, ये बनेगा आपका। तो यहाँ से बेटा काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो ये बेटा किसको डिफाइन करेगा, इट इज़ 1 मोल ऑफ गैस, मतलब आइडियल का टर्म को आपको डिफाइन करेगा। R की वैल्यू कितनी बेटा, वो मैंने आपको बताया CGS MKS और SI के अंदर, उसी तरीके से आपको यूनिट्स बेटा लेना है जैसा आपको आंसर पूछेगा ऑप्शंस के अंदर। तो मैंने बच्चों लिया 8.3 जूल पर मोल। अब इसमें बेटा टेम्परेचर तो केल्विन में ही डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि भाई n मोल्स, आपके जो n मोल्स हैं उनका आइडियल गैस को लेके बेटा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैसे डिफाइन की जाएगी, तो उसको जरा आप देख लो। तो बच्चों यहाँ पे स्मॉल n का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 R इंटू T आपका रहेगा। फिर यहाँ से काइनेटिक एनर्जी फॉर n आपका 1 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, भाई यहाँ से आपको डिवाइड कर देना है बेटा Na से, एवोगाड्रो नंबर से। तो R/Na आपका क्या होता है, ये होता है बेटा आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो R/Na बेटा आप Na बेटा एवोगाड्रो नंबर है, जब उस नंबर से बेटा आप डिवाइड करोगे आपकी R की वैल्यू को 8.3 को, तो आपको समथिंग आंसर मिलेगा 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन।
तो ये बेटा आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको सीधा रखनी है यहाँ पे। बाकी जो भी टी गिवन होगा आप पुट करना, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल्स आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर है? ओके, तो इसके ऊपर इन कॉन्सेप्ट पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक्चुअली बेटा अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, केटीजी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स हैं, बेसिक रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। क्लियर है? ओके, नोट डाउन। यस बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बेटा डिफरेंट काइंड ऑफ वेलोसिटीज ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट हेडिंग होगा इसको लिखो जल्दी से, मैं बोल रहा हूँ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, ओके, ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बेटा फर्स्ट अगर मैं स्पीड की बात करूं तो इसके भी डेरिवेशन बेटा वेलोसिटी के डेरिवेशन नहीं है, आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है, सिर्फ इसके कुछ बेसिक आपके फॉर्मूले हैं वो आपको हो जाएंगे बेटा, बिकॉज वो आपके बहुत ही इंटर रिलेटेड हैं, बहुत ही आसान है। तो फर्स्ट अगर बच्चों मैं बात करूँ तो लिखूंगा बेटा मैं BMP, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ लिख लेना है। तो बेटा BMP का मतलब क्या है, MP का मतलब क्या है? MP का मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इट इज़ ए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इट इज़ ए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है बच्चों, ओके। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, तो देख लो आप, BMP इज इक्वल टू √2RT डिवाइड बाई कैपिटल M। ठीक है, अब यहाँ से मुझे बताओ कैपिटल M क्या है बेटा? कैपिटल M है आपका, इट इज ए मोलर मास। ठीक है, और मोलर मास बच्चों यहाँ पे जनरली आपको केजी में डिफाइन करना, मतलब ऐसा यूनिट। ठीक है, ओके, क्योंकि हम ग्राम में बेटा निकाल लेते हैं इसको, तो आप इसको केजी में लेके सॉल्व करोगे तो जिस तरीके से यूनिट्स गिवन है वैसे आपको सॉल्व करना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस केजी में भी बन जाते हैं, है ना, ऐसे यूनिट्स लेके। तो वैसे R बताओ बच्चों, तो R इज इक्वल टू कितना, 8.314। और कभी कभी इसको आपको अगर क्वेश्चन को ईजी बनाना है तो 25/3 भी बहुत जगह यूज करते हैं, शॉर्ट ट्रिक में जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, यस। तो बेटा फर्स्ट आपका हो गया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, फॉर्मूला देख लो आप, √2RT डिवाइड बाई कैपिटल M। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें सेकेंड हम स्पीड पे, दैट इज द एवरेज स्पीड। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को बच्चों में लिखते हैं शॉर्ट में B एवरेज। ठीक है, इट इज़ ए B एवरेज। तो B एवरेज का फॉर्मूला अगर मैं बात करूँ तो एवरेज निकालना आपको आता है। सपोज क्लास के अंदर बेटा आपकी 20 स्टूडेंट्स हैं और हर किसी बच्चे का इंडिविजुअल स्कोर हो रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर जब भी टेस्ट हुआ तो जब एवरेज निकालते हो भाई सबका आप स्कोर ऐड कर देते हो, जो भी है बेटा आपने स्कोर किया, किसी ने 90 किया, किसी ने 40 किया है, 60 किया है, और जितने ने बेटा नंबर्स होंगे उन स्टूडेंट नंबर्स को नीचे डिवाइड कर दो। उसी तरीके लिख सकते हैं बेटा इसको हम B1 प्लस इस तरीके से, और लास्ट बेटा आपका n तक लिख सकते हैं। डिवाइड बाई हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, स्मॉल n, जितने नंबर्स होंगे। तो इसका बेटा डेरिवेशन पे नहीं जाना है, इसका फॉर्मूला बनता है √8RT डिवाइड बाई पाई इंटू कैपिटल M। ठीक है, पाई इंटू कैपिटल M, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बेटा आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। फर्स्ट बेटा क्या था, मोस्ट प्रोबेबल, उसका फॉर्मूला क्या था बताओ जरा, √2RT। बेटा इससे कितना होगा, √8RT डिवाइड बाई पाई M। बेटा फर्स्ट क्या था, √2RT डिवाइड बाई पाई M, सिर्फ M था उसमें, और एवरेज के अंदर आपका पाई आ जाता है। नेक्स्ट बेटा हम लोग थर्ड स्पीड की बात करेंगे, दैट इज़ रूट मीन स्क्वायर। नेक्स्ट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बेटा इसको शॉर्ट बोलो तो BRMS। बताओ इसका बेटा फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज़ जैसे मैंने बोला था कि भाई पहले मीन स्क्वायर इस तरीके से, तो मेरा रिजल्टेंट क्या बना था भाई, B1 स्क्वायर बोलो आप, B2 स्क्वायर बोलो, इस तरीके से आप, इट इज़ ए BN स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा भाई इसके नंबर्स। ओके, तो ये हो गया आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्लियर है, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का बेटा आपका रिजल्टेंट फार्मूला क्या होता है, हम डेरिवेशन पे नहीं चलेंगे, सिर्फ हम फॉर्मूले बात करेंगे, दैट इज़ √3RT डिवाइड बाई कैपिटल M। तो चला एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट बेटा BMP, बताओ ज़रा क्या है फार्मूला, उसका फॉर्मूला था आपका √2RT डिवाइड बाई कैपिटल M। नेक्स्ट इस बेटा एवरेज के बारे में ज़रा बताओ बेटा, क्या फॉर्मूला, √ पता है मैंने बताया था 8RT डिवाइड बाई नीचे पाई एक्स्ट्रा आ जाएगा M। नेक्स्ट इज बेटा BRMS, तो BRMS आपका बनेगा √ है ना, B1 स्क्वायर प्लस इस तरीके से करते जाओगे आपका BN स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल n। और जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो क्या निकल के आया था,
3RT डिवाइड बाई कैपिटल M, ये फर्स्ट, सेकेंड और आपका ये थर्ड। तो देखो सब में कॉमन दिख रहा है, फर्स्ट का √2 दिख रहा है, नेक्स्ट में √8/π दिखेगा, नेक्स्ट में √3 दिखेगा, ठीक है। ओके, तो इन्हीं की वैल्यूज़ के बेस पर हम लोग डिसाइड करेंगे बेटा कौन सी स्पीड ऑफ वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम, कौन सी आपकी मिनिमम होगी और सीक्वेंस आपका क्या बनेगा, ठीक है। ओके, तो चलो चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे इसके हम स्पीड के वैल्यू के बारे में। तो मुझे बताओ बेटा, फर्स्ट अगर मैं बोलूँ इट इज़ ए मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है, स्पीड। सेकेंड की मैं बात करूँ इट इज़ एवरेज, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बच्चों तो इट इज़ ए RMS, ठीक। तो बताओ बेटा मोस्ट प्रोबेबल के अंदर क्या था फॉर्मूला, आपको याद है, √2RT डिवाइड बाई कैपिटल M। नेक्स्ट का बताओ √8RT डिवाइड बाई पाई, मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा अब तो। नेक्स्ट √3RT डिवाइड बाई कैपिटल M। तो मुझे बताओ फर्स्ट के अंदर बेटा देखो आपका क्या दिख रहा है, √2, बाकी टर्म तो कॉमन है, इसमें √ बताओ ज़रा 8 डिवाइड बाई पाई। नेक्स्ट में क्या दिख रहा है, सिर्फ √3 दिख रहा है। तो मुझे बताओ इन तीनों में से बड़ी वैल्यू किसकी होगी। ऑब्वियसली बेटा आपका √3 आपका मैक्सिमम डिफाइन होगा, BRMS आपका मैक्सिमम हो जाएगा, उससे कम एवरेज और उससे कम आपका मोस्ट प्रोबेबल। तो ये जो आपका रिलेशन है, इस रिलेशन को आपको याद रखना है कि किस तरीके से कौन सी आपकी स्पीड ऑफ वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, कौन सी आपकी वेलोसिटी मिनिमम होती है। और रेशियो भी आपने कहा सकते हो, रेशियो में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है। ओके, नोट डाउन। इसके बाद अब बच्चों मैं बात करूँगा यहाँ पे दैट इज़ दी, हालांकि मैंने इसको पहले पढ़ाया है आपको, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, ये आपका हेडिंग होगा, लिखो हेडिंग से, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको मैंने पढ़ाया था, प्रोबेबिलिटी कर्व, अगर आपको याद होगा जरा याद करो। अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने बात की थी, है ना, स्पीड को लेके कि भाई इस स्पीड में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, फ्रैक्शन क्या होगा, इसके बारे में बात की थी। तो चलते हैं बेटा फर्स्ट पॉइंट पे। तो फर्स्ट पॉइंट पे बेटा हम लोग बात बेटा ग्राफ की करेंगे, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड स्पीड। तो फर्स्ट हम इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो बनाते हैं ज़रा कर्व, हालांकि ये कर्व आपको डिस्कस किया है मैंने, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट बेटा आपका ये वाई एक्सिस या आपका एक्स एक्सिस, जहाँ पे बेटा मैंने कर्व इस तरीके से बना दिया, सपोज इट इज T1 टेम्परेचर। इस T1 टेम्परेचर पे भाई ये आपका पीक पॉइंट होगा, इस पीक पॉइंट से मैंने ऐसे कर दिया क्लियर। भाई नीचे क्या है बेटा, स्पीड है एक्स एक्सिस पे, बेटा वाई एक्सिस पे क्या लिया मैंने, dN डिवाइड बाई स्मॉल n। इसका मतलब आपको बताया था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या है बच्चों ये, इट इज ए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। अब जैसे बेटा आप एक्स एक्सिस पे मूव करोगे तो भाई स्पीड बढ़ती जाएगी, और जब बेटा वाई एक्सिस पे मूव करोगे बेटा आप ऑरिजिन से ऊपर की तरफ पॉजिटिव में, तो कहीं ना कहीं बेटा आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो मुझे बताओ ज़रा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मैं डिफरेंट कलर से आपको बताता हूँ, जब ध्यान से सब लोग फोकस करेंगे। मैं इस पॉइंट पे पहले बात करूँगा और इस पॉइंट पे बात करूँगा और इस पॉइंट पे बात करूँगा बेटा हम किसके बारे में, स्पीड ऑफ वेलोसिटी के बारे में। तो मुझे बताओ बेटा जब वेलोसिटी कम थी तो कितने मॉलिक्यूल्स थे, जरा इसको कनेक्ट करो आप, तो देखो कहीं ना कहीं इतने मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, काफ़ी कम मॉलिक्यूल्स है फ्रैक्शन। यस, मतलब वेलोसिटी कम होगी, स्पीड कम होगी, वेरी लो स्पीड होगी, तो फ्रैक्शन बेटा आपका उतना ही कम होगा। अच्छा, मैंने आपको बेटा स्पीड बढ़ा दी सपोज, तो आपके इस पॉइंट तक पहुँचे हम लोग सपोज, तो भी आप देखो यहाँ भी क्या है, अरे इस पॉइंट पे भी तो आपका जो वेलोसिटी स्पीड है बेटा, जो फ्रैक्शंस हैं, भाई स्पीड तो बढ़ चुकी है लेकिन फ्रैक्शंस तो बेटा कहीं ना कहीं कम ही आपके डिफाइन हुए हैं। तो दो चीज़ें हैं, क्या, मॉलिक्यूल्स विद वेरी लो स्पीड और मॉलिक्यूल्स विद वेरी हाई स्पीड। लो स्पीड और हाई स्पीड पे हमेशा फ्रैक्शन कैसा होगा बेटा, कम होगा, लेस होगा। लेकिन जब स्पीड बेटा आपकी बेटा एवरेज होगी, मतलब कहीं ना कहीं बेटा देखो दोनों का कहीं ना कहीं आपके बीच में कहीं लाई करेगी, तो उस पॉइंट पे देखो बेटा फ्रैक्शन डेफिनेटली आपका मैक्सिमम डिफाइन होने वाला है। मतलब जिनकी स्पीड कहीं ना कहीं लो और हाई के बीच में होगी, लो और हाई के बीच में कहीं ना कहीं शिफ्ट करेगी, तो उनके सबके केस के अंदर जो फ्रैक्शंस की वैल्यू होगी वो डेफिनेटली बच्चों क्या होगी, वो आपकी इंक्रीज़ करेगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है स्पीड ऑफ फ्रैक्शन को लेके। अरे बात समझ में आई क्या, क्लियर है। ओके, अब इसके मैं एक एप्लीकेशन की बात करता हूँ, जरा ध्यान से देखना। तो एक इसका एप्लीकेशन लेते हैं और आप ज़रा मुझे बताना। एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से है, मैंने बच्चों लिया है एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, इट इज़ ए स्पीड, और बाई पे मैंने वही लिया है dN डिवाइड बाई कैपिटल N, ठीक है। इट इज़ ए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इज़ ए बाई एक्सिस। तो बच्चों ये रहा आपका फर्स्ट कर्व, और आपको बताना है यहाँ पे, मैं ज़रा कंडीशन आपको मांग देता हूँ कि सपोज दिस इज़ दी B1
इसकी बात करें तो आपका ये B2, नेक्स्ट इज इट इज़ B3। तो आपको बताना है यहाँ पे कि B1, B2 और B3 इन तीनों में से हाईएस्ट आपकी वैल्यू किसकी होगी, मतलब वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है RMS, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल। तो मुझे बताओ बच्चों, ये जो पीक पॉइंट है ये किसको डिफाइन कर रहा है? मैं डिफरेंट कलर से आपको बनाऊंगा, क्लियर समझ में आएगा? यस। तो ये जो आपका पीक पॉइंट है ये किसको डिफाइन कर रहा है बताओ ज़रा भाई। ये डिफाइन कर रहा है कि कहीं ना कहीं स्पीड ये B1 की B2 और B3 से कम है। अरे भाई इस पॉइंट पे है ना, B2 तो यहाँ है और B3 आपका यहाँ पे है, तो B1 स्पीड तो आपकी कम है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन इसके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो तो बेटा सबसे अधिक है। अरे है कि नहीं? ठीक है, पहली चीज़ मैंने समझ ली। सेकेंड देखो, जब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जहाँ पे अधिक होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ भाई? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज ए मोस्ट प्रोबेबल। अभी पढ़ाया था ना थोड़ी देर पहले, जब फ्रैक्शन मैक्सिमम हुए थे बेटा, वो क्या था आपका? मोस्ट प्रोबेबल था। इसके बाद अब देखो ज़रा भाई, आपका B2 पे ऐसे हम पहुँचे भाई, स्पीड बढ़ चुकी है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा उतने फ्रैक्शंस आप पे कम हो चुके हैं। तो ये वाली बताओ ज़रा, ये बेटा स्पीड कौन सी होगी? जो B2 की बात करें तो B2 बेटा हो जाएगा इट इज़ B एवरेज। अरे होगा ना B एवरेज, भाई बीच में लाई कर रहे हैं ना, B एवरेज डिफाइन हो जाएगा। और इसको मैंने और स्पीड बढ़ा दी तो भाई मॉलिक्यूल्स और कम हो गए, तो ये कौन सी होगी? तो B3 आपकी हो जाएगी, B3 ज़्यादा नहीं, तो B3 बेटा क्या होगी? RMS। तो आपको समझ में आ गया कि B1 क्या हुआ आपका? B1 देखो तो आपका इट इज़ ए मोस्ट प्रोबेबल, नेक्स्ट बेटा B2 B एवरेज और थर्ड इज RMS। अब इन तीनों में से मुझे बताओ हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी? तो हाईएस्ट वैल्यू देखोगे तो कॉमन सी बात है आपकी B3 अधिक है B2 से और सबसे कम है आपका B1। तो हम इसको रिजल्टेंट करके ऐसे लिख सकते हैं कि B RMS ग्रेटर B एवरेज और सबसे कम आपका B मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है ना? ओके, ये आपका रिजल्ट है जो अभी मैंने आपको एक एप्लीकेशन बताया। क्लियर है? नोट डाउन। तो बच्चों आज आपको मैंने इतना कवर कराया, अब मैं लास्ट में आप ही कुछ टाइम लूँगा मैं 10 मिनट्स, और उसके अंदर जितना मैंने पढ़ा है उसको मैं थोड़ा सा एक अच्छे लेवल से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ मोलर गैस के बारे में आपको मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया है। तो मैंने उसमें आपको मैं कुछ बेसिक टर्म से आपको मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। एक आपका सिंपल सा ये एक रिवीजन टाइप से है। ओके, हम बात करते हैं टू एक्सप्लेन थ्योरेटिकली वेरियस गैस लॉ ऑफ गैसेस दिस थ्योरीज वाज प्रपोज। ठीक है? जैसे मैंने डिफरेंट आपके लॉ डिस्कस किए थे, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ठीक है, उन सब के बारे में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। मैक्सवेल, मैंने तीनों साइंटिस्ट के नाम भी आपको बताए थे, क्लियर है? देख सकते हो एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मिक्सचर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स और एटम्स। नेक्स्ट वन इज कोलाइजन्स ऑकर्स इन बिटवीन पार्टिकल्स एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर ड्यू टू प्रेशर इज एक्सर्टेड। ठीक है, ये डिस्कस किया है, इसके बारे में आपको मैंने डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्हेन कोलाइजन इन बिटवीन पार्टिकल्स। तो पहला पॉइंट है आपका डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आपका चेंज, जैसे मैंने बात की ना कौन सी वैल्यू चेंज, कौन सा आपका पॉइंट चेंज नहीं होगा, तो पहले देख लो चेंज क्या नहीं होगा। देखो चेंज क्या क्या होगा, फर्स्ट आपका डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल, नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ व्हेन कोलाइड विद बॉल ऑफ द कंटेनर, अगर देखो इसमें दो चीज़ें हैं। जब आपका जैसे ये कंटेनर है, मैं अगर आपको बताऊँ एक सिंपल तरीके से, ये कंटेनर है, इसके अंदर जो भी आपके एटम्स हैं अगर ये आपस में कोलाइड करेंगे तो चेंज क्या होगा? जब बेटा ये बॉल से बेटा आपके बेटा कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? जब ये आपस में ही कोलाइड करेंगे तो उसके बारे में है, तो डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका चेंज। जब कोलाइड बेटा बॉल ऑफ द कंटेनर करेंगे तो ओनली बेटा क्या चेंज होगा? ओनली डायरेक्शन। क्या चेंज होगा? सिर्फ ओनली डायरेक्शन चेंजेस। ठीक है, डायरेक्शन आपका चेंज होगा। इसके अंदर मैंने बताया था कि भाई जो स्पीड और जो एनर्जी है क्या उसमें चेंज आएगा? तो उसमें आपका नो चेंज होगा। ठीक है, तो उसमें कोई चेंज आपका नहीं होगा। तो मैंने दोनों बताया आपको। तो याद रखो फर्स्ट चीज़ कि जब कोलाइजन पार्टिकल्स के बीच में होगा तो डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज होगा। जब आपकी वॉल ऑफ द कंटेनर होगा तो आपका ओनली डायरेक्शन चेंज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल मॉलिकुलर कोलाइजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। आपकी एनर्जी, इसका मतलब है एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये आपको मैंने डिस्कस किया था, क्लियर है? ओके। नेक्स्ट पॉइंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल इज लेस।
बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर मैं बिकॉज हम लोग बेटा आइडियल केस को लेके बात करते हैं, तो आइडियल केस को लेके बात करते हैं तो भाई बिहेवियर भी बेटा आइडियल होगा। तो उसी तरीके से हम बोल देते हैं कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू आपकी बहुत ही निग्लिजिबल होगी, बहुत ही मिनिमम होगी, कम होगी। नेक्स्ट, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैसेस मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर्ड विद वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो ये भी आपको मैंने डिस्कस किया था, दोनों ही टर्म्स को आपको याद रखना है। इसमें डिफाइन बेटा करते हैं कि दो आपके जो 5 और 5th आपको जो 5th और 6th मैंने स्टेटमेंट आपको बताए हैं, ये स्ट्रिक्टली अप्लाइड फॉर आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस के लिए आपका एपेड रहेगा, जहाँ पे आपका प्रेशर बेटा, जैसे कोई भी गैस बेटा आइडियल कैसे डिफाइन कर देते हैं, प्रेशर अगर लो रहेगा और आपका टेम्परेचर कैसा होगा बताओ, टेम्परेचर और वॉल्यूम आपका अगर हाई कर देंगे और प्रेशर लो रहेगा तो उस केस में बेटा हम किसी भी गैस को आइडियल कंडीशन में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको याद रखें कोई भी गैस आइडियल कैसे, जैसे हम बात करते हैं रियल गैस, क्या रियल गैस आइडियल गैस के बेटा बिहेवियर को फॉलो करती है, Pb=NR2 को फॉलो करती है? हाँ बच्चों फॉलो करती है, बिल्कुल सही है। लेकिन कंडीशन से रहेगी उसके साथ क्या, कि वहाँ पे आपका जो वॉल्यूम और टेम्परेचर है वो आपका हाई होना चाहिए और प्रेशर आपका कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, याद रहेगा आपको। और जब ऐसी बेटा कंडीशन होगी तो बेटा उसको हम बोलते हैं नॉन आइडियल। ठीक है, वो हम डिस्कस बाद में करेंगे, अभी डिफरेंस के बारे में, पहले अभी सिर्फ देख लो इसको। नेक्स्ट पॉइंट स्टेटमेंट देख लो, द गैसेस व्हिच ऑब्वियस ऑल गैसेस लॉ Pb=NRT है ना, ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज आइडियल गैस, बट देयर इज नो परफेक्ट आइडियल गैस। हम इसके लिए बात करते हैं कि हमारी अगर आइडियल कंडीशन है तो आइडियल गैस को हम फॉलो कराते हैं, अगर आइडियल कंडीशन नहीं होगी तो हम लोग बेटा फॉलो नहीं कराते हैं। ठीक है, ओके। बाकी कोई भी गैस आइडियल कब होगी, उसकी कंडीशन मैंने बताई बेटा, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, क्लियर है। ओके, रियल गैस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताएंगे बेटा काइनेटिक गैस इक्वेशन, जरा इसको करेंगे मैं एक्सप्लेन। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन में आपको मैंने बताया था कि भाई द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज रिलेटेड बाई, मैंने लिखा था Pb=, स्मॉल m, मैंने स्मॉल n डिफाइन किया था, तो आपको उसी तरीके से लेना है। तो स्मॉल n बेटा क्या है, आप कैपिटल N भी ले सकते हो जैसा आपको कंफर्ट लगे। ठीक है, ओके। नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, C की बात करोगे, B की बात करोगे तो स्पीड ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, M क्या है, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक, इसमें n=Na के बारे में बात की जा रही है, मतलब आपके एवोगाड्रो नंबर से हम रिलेट करेंगे। ठीक है, ओके। तो डिफरेंट आपको मैंने रिलेशन आपको बताए थे वहाँ पे कि किस तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करते हो, तो ऑलरेडी आपने देख लो, उसको मैंने आपको डिस्कस किया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मोल आपका 3/2 RT डिफाइन किया था मैंने, और फिर काइनेटिक एनर्जी के रिलेशंस मैंने आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी आपको डिस्कस किया है। ठीक है, तो डिफरेंट यूनिट्स में आपको डिफरेंट वैल्यू कैसे लेनी है वो भी आपका डिस्कस हो गया है। इसके बाद में बेटा मॉलिक्यूलर वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी बेटा फर्स्ट आपका क्या है, इट इज़ ए मोस्ट प्रोबेबल। तो मोस्ट प्रोबेबल की बात करें तो वेलोसिटी फर्स्ट बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, ओके। इसके कर्व के बारे में मैंने डिस्कस किया है आपको, और यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगी वो भी डिस्कस किया बेटा। आपको m को आप बेटा रिलेट कर सकते हो किसके साथ, डेंसिटी के साथ, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, और Pb=RT और n=1, तो इससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो ये डिफरेंट इक्वेशंस हैं, इनको आप फॉलो करो। इसमें इंपॉर्टेंट मैंने बताया था बेटा, यूनिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यूनिट्स आप एक बार देख लो बेटा, प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम, कैपिटल R, कैपिटल M, इन सब के यूनिट्स किस तरीके से आपको कैसे लेने हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बेटा आता है RMS। RMS की बात करो, इट इज हाइपोथेटिकली स्पीड पॉइस्ड बाई द ऑल दी गैसेस मॉलिक्यूल्स व्हेन द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग देम। ठीक है, तो n=, बेटा टोटल नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, आप मैंने बेटा निकाला था 1/2 mc² mv² मैंने, आप बोल सकते हो। n मॉलिक्यूल्स की निकालनी है तो आप इस तरीके से डिफाइन कर लो और सबको ऐड करो, तो बेटा RMS मैंने रूट मीन स्क्वायर, तो बेटा मीन स्क्वायर एंड रूट कर दो। तो ये भी आप एक क्वेश्चन याद रखो बेटा, पहला आपका है कैपिटल M, नेक्स्ट आपको Pb बेटा चेंज किया RT से, नेक्स्ट बेटा आपका देखो आपको डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, तो भाई वॉल्यूम और मास को मैंने रिलेट किया है तो भाई आपका डेंसिटी आ गया है। ठीक है, तो तीनों ही आपको इक्वेशन को याद रखना है, जो भी रिलेशंस हैं। नेक्स्ट आता है बेटा एवरेज। एवरेज का मतलब बेटा मीन, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल गैसेस मॉलिक्यूल इज नोन एज एवरेज ऑफ मीन वेलोसिटी। तो इसको आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ये आपको मैंने बताया था, ये तीनों टर्म आपको याद रखने हैं। π=22/7। नेक्स्ट रिलेशन के बारे में मैंने बात की थी, तो रिलेशन के साथ देख लो बेटा कि क्या रेशियो निकलता है। रेशियो भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये भी बहुत लोकल क्वेश्चन हो गया है, काफ़ी बार पूछी गई चीज़ है। किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए आपकी डिफरेंट आपकी जो स्पीड्स हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं वो भी मैंने आपको डिस्कस किया था। क्लियर है, ओके। अब बात करेंगे कि भाई मॉलिक्यूलर वेलोसिटी में जो रिलेशन की बात होती है, चाहे बेटा RMS हो, एवरेज हो, मोस्ट प्रोबेबल हो, बेटा आपका वो ये जो रिलेशन है आपका √T/कैपिटल M, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर ए पार्टिकुलर गैस जब m बेटा कांस्टेंट होगा, तो जब m कांस्टेंट होगा तो आपको डिफरेंट गैसेस के रिलेशन पूछ सकता है। तो आपको इस तरीके से निकालना √T1 डिवाइड बाई T2, ये आपका टेम्परेचर है। और जब कभी क्वेश्चन के अंदर बेटा आपका टेम्परेचर कांस्टेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, तो आपका m आपका वेरिएबल करेगा, तो √M2 डिवाइड बाई M1 बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, टू डिफरेंट गैसेस हैविंग सेम वेलोसिटी, तो आपको रिलेशन इस तरीके से फॉलो करना है। क्लियर है? ओके। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग करेंगे कल, आज इतनी रखते हैं, इसको नेक्स्ट थ्योरी को हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू। ओके।